हेलो फ्रेंड्स, आपका कुणाल शुक्ला स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा। मुझे पता है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर पता भी होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और ये पूछ रहा है, संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा है जो संसदीय सरकार है हमारी, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसे और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास हैं वेस्टमिंस्टर रूप में, कैबिनेट सरकार के रूप में, उत्तरदायी सरकार के रूप में, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर देना है कि क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाइए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जी हाँ आपने सही सोचा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। संसदीय सरकार को वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं, कैबिनेट सरकार भी कहते हैं और उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है और इसका आप पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर सोचिए कि क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 2 को। क्या है ये? भारत के संघीय यानी कि फेडरल व्यवस्थापिका जिसे भी कहते हैं, फेडरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। फेडरल को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यवस्थापिका। को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? राज्य संसद के नाम से जानते हैं, या फिर राज्यसभा, या फिर लोकसभा, या बी एन सी दोनों। तो फ्रेंड्स, आपका बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जो आपका राइट आंसर हो वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, संसद। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा संसद, क्योंकि संसद में क्या आ जाता है? संसद में राज्यसभा भी आपकी आ जाती है और लोकसभा भी आपकी संसद में आ जाती है, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भी आपका लोकसभा में आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत के संघीय फेडरल व्यवस्थापिका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है और आप इसका आंसर बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा संसदीय व्यवस्था का दोष है? यहाँ पे दोष पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरिट नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे डीमेरिट पूछी जा रही है कि जो संसदीय व्यवस्था है हमारी, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं, तो उसमें दोष क्या होता है? संकुचित प्रतिनिधित्व, मतलब कुछ ही व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या करते हैं? उनका पक्ष रखते हैं। तो ये तो सही बात है, ये बहुत ही संकुचित प्रतिनिधित्व होता है संसदीय व्यवस्था में। और दूसरा क्या? अस्थायी सरकार। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक तरीका दोषी है कि हर 5 साल बाद जो हमारी सरकारें बदल जाती हैं, तो जिस वजह से काफ़ी सारे जो नीतियाँ बनती हैं या नीतियों की अनिश्चितता, ये भी यहाँ पे सही है, क्योंकि काफ़ी सारी नीतियाँ जो पिछली सरकार बना के जाती है वो नई सरकारें या तो उन्हें आगे नहीं बढ़ाती या तो उन्हें रोक देती हैं, समाप्त कर देती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे क्या हैं? संसदीय व्यवस्था के दोष हो गए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है और ये देखते हैं क्या बोल रहा है। संघीय सरकार में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? इसने पूछा है संघीय सरकार में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। आपके समक्ष ऑप्शन नंबर ए है, समस्त शक्तियों एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है, ऐसा कुछ होता है। या फिर समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं, या फिर ए और बी दोनों सही, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि जो संघीय सरकार है उसमें समस्त शक्तियाँ क्या होती, केंद्र और क्षेत्रीय सरकार यानी राज्य सरकारों में इनकी जो पावर्स होती है वो कैसी होती है, विभाजित होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम तगड़े समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। और ऑप्शन यहाँ पे हमें नहीं है बताना है, मतलब जो सही होगा उसको बताना है। कौन सी विशेषता संघीय सरकार की नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर लचीला संविधान, या फिर संविधान की सर्वोच्चता, या फिर लिखित संविधान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना होगा कि कौन सी विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये है, लचीला संविधान, संविधान की सर्वोच्चता ये भी हो सकती है, लिखित संविधान ये भी एक तरह की विशेषता है, लेकिन हमें क्या बताना है, नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लचीला संविधान। तो फ्रेंड्स जो हमारा संविधान है वो लचीला बनाया गया है, ये कोई विशेषता नहीं है ये, क्योंकि उसमें ऐसे नियम डाले गए हैं कि वो खुद ब खुद जो संविधान है वो कैसा हो गया, वो थोड़ा सा लचीला हो गया है, इसलिए ये कोई प्रमुख विशेषता इसकी नहीं है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है और आपको बताना है कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है। इसमें बताना है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है। जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके एक देश चलाती हैं, तो इसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। और ये किस देश से ली गई है? ऑप्शन है आपके पास है कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है, क्या ब्रिटेन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, या फिर जापान हो सकता है। अगर आपका बी, सी और डी में से आपको कुछ लग रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कनाडा। क्योंकि जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है, वो ली गई है कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो कार्यपालिका है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके अधीन रहकर क्या कार्य करती है। न्यायपालिका के, संघ लोक सेवा आयोग के, या फिर चुनाव आयोग के अधीन रहकर काम करती है, या फिर विधान पालिका के अधीन रहकर काम करती है। तो फ्रेंड्स आपको जल्दी से बताना है और दिमाग पे जोर डालते हुए बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो उनमें से क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा आपका न्यायपालिका। क्योंकि जितनी भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है वो न्यायपालिका के अधीन रहकर काम करती है, क्योंकि न्यायपालिका क्या है, एक तरीके से व्यवस्थापिका है। तो ये सब न्यायपालिका के अधीन यानी कि न्यायपालिका के नीचे रहकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद जिसे हंग पार्लियामेंट कब हुआ था। जब संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम ये त्रिशंकु संसद यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा कब हुआ, कब ये आयोजित किए गई। और ऑप्शन है 1982, 1988, 1989, 1978। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1989। ये त्रिशंकु संसद कब चली थी, 1989 में चली थी त्रिशंकु संसद। और ऐसा तब होता है जब किसी भी पार्टी को किस विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था 1989 में जब त्रिशंकु संसद चली थी।
तो क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। यहाँ पे वर्ष बताना है। जो भारत की पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। 1927 में, 1929 में, 1928 में, 1930 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1927 में। जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था, 1927 वर्ष में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, पार्लियामेंट का जो उद्घाटन था वो किसने किया था। पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था 1927 में, वो किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्या कह रहा है, किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है। अगर कोई संसद का सदस्य अयोग्य होता है तो उसके संबंध में निर्णय कौन करता है। ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, या फिर राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन ले सकता है, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति। अगर किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता होती है तो उसका निर्णय, उसको रखना है संसद में या बाहर करना है, तो उसका निर्णय राष्ट्रपति करता है। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट 10वीं अनुसूची में अयोग्यता को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अयोग्यता राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। हालांकि राष्ट्रपति को निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग की राय लेनी चाहिए कि व्यक्ति सचमुच अयोग्य है या फिर नहीं, इसलिए चुनाव आयोग की राय लेनी चाहिए। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी के तहत अयोग्यता का प्रश्न जो है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, और लोकसभा के मामले में लोकसभा का अध्यक्ष भी इसे निर्धारित कर सकता है। मतलब सर्वोच्च जो होते हैं वो राष्ट्रपति कर सकते हैं, उसके बाद सभापति राज्यसभा का जो कि उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। एक अस्थायी संसद यानी कि सारे प्रतिनिधि उसमें नहीं थे, अस्थायी संसद थी, कुछ ही लोग संसद को चला रहे थे। तो ये कब तक अस्तित्व में रही, ये प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल 1952। तो ये क्या है, राइट आंसर है 17 अप्रैल 1952 तक जो था अस्थायी संसद भारत में अस्तित्व में रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, ये बताना है हमें। क्या राज्यसभा को कहा जाता है, या फिर लोकसभा को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संसद के जो सदन है उनमें से लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो लोकसभा की मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं हमारे भारत देश में वो 552 होते हैं, 552 सीटें हो सकती हैं। संसद का स्थायी सदन कौन सा है, मतलब किसको संसद का स्थायी सदन कहा जाता है, राज्यसभा को, लोकसभा को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। इनका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, इसलिए राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया गया है।
मतलब जो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा का, उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती हैं और वो किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं ये बताना है। ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 104 या फिर अनुच्छेद 105। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 105। ये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। तो ये बताना है विशेष जो संसद के सदस्यों को कुछ स्पेशल पावर दी जाती हैं वो अनुच्छेद 105 के तहत दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? ये किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए, यानी कि एक जो हमारे भारत देश के लिए एक संसद होगी और जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 79। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के तहत कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी और जिसमें राष्ट्रपति होगा और दोनों सदन भी उसमें सम्मिलित होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? किस समिति द्वारा सरकार के वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच की जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, इसे हम IMP लिखेंगे। ये क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताना है किस समिति द्वारा सरकार के वित्तीय लेन देन संबंधी विषयों की जांच की जाती है? संयुक्त प्रवर समिति, सेलेक्ट कमेटी, या फिर लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, या फिर प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, या फिर नियम समिति? किस समिति द्वारा सरकार के वित्तीय लेन देन, पैसे से जुड़े जो लेन देन होते हैं सरकार के, उसकी जांच होती है? वो होती है हमारी ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ का, लोक लेखा समिति। क्योंकि जो लोक लेखा समिति, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो क्या करती है? सरकार के वित्तीय लेन देन की जांच करती है। और जो लोक लेखा समिति का कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? वो सिर्फ 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? खाली 1 वर्ष का होता है। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? लोक लेखा समिति में जो सदस्य होते हैं वो 22 संख्या होती है। इसमें जो सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से सदस्य होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से सदस्य हमारे लिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर है। किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? ये बताना है कि किस समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। ऑप्शन में याचिका समिति, द कमिटी ऑफ पेटिशन, पेटिशन मतलब क्या होता है? याचिका, द याचिका समिति, या फिर प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, या फिर लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो किस कमेटी में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता ये हमें बताना है। हमें पता है कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और जिसमें से 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो एकदम गलत हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, उनमें से बताना है किस कमेटी में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी। तो ये एक ऐसी कमेटी होती है जिसमें एक भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। और इसके प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, जो कि सबके सब कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और यहाँ पे लोक लेखा समिति में हमने पढ़ा था 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा से होते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है?
संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग है जिसके द्वारा हम चेंबर की मीटिंग बुला सकते हैं? कितना भाग होना चाहिए? संसद के कितने सदस्यों का भाग होना चाहिए, ये इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10वां भाग। अगर किसी को भी मतलब चेंबर की वैधानिक मीटिंग बुलानी है तो कम से कम 1/10वां भाग संसद के मेंबरों का होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो मीटिंग कैसी होगी? वैधानिक मानी जाएगी, यानी कि वो मीटिंग इम्पोर्टेंट मीटिंग मानी जाएगी, वैधानिक मानी जाएगी, सही मीटिंग मानी जाएगी। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को कौन भंग कर सकता है? संसद को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ये कब भंग कर सकता है संसद को? आपातकाल की स्थिति में जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो संसद को भंग करने की शक्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है संसद के कितने सत्र होते हैं? क्या वो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है या उपयुक्त सभी? तो संसद के हमें पता है कितने सदस्य होते हैं, 3 सत्र होते हैं। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र या 3 सेशन होते हैं। उनमें से बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? मतलब 2 अधिवेशनों के बीच में कितने महीनों का गैप होना चाहिए? 12 महीनों का, 2 महीनों का, 3 महीनों का या फिर 6 महीनों का? कितना गैप होना चाहिए? 2। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह, यानी कि 6 मंथ का गैप होना चाहिए कम से कम 2 अधिवेशनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वित्त विधेयक पे होती है दोनों सदनों की बैठक, या साधारण विधेयक पर भी हो सकती है, या फिर संविधान संशोधन विधेयक पे होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, मिली जुली जो बैठक होती है, जिसमें लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों होते हैं, तो वो साधारण विधेयक में भी दोनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद होता है, या फिर जब राष्ट्रपति बुलाता है तब होती है, या फिर संसद का सत्र शुरू होने पर, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के सभापति बुलाएं तब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब कोई बिल जो होता है लोकहित से जुड़ा हुआ, अगर वो किसी भी सदन में पास नहीं होता है, तो अगर दोनों में मतभेद होता है तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिससे विचार विमर्श करके वो बिल पारित हो सके, तब ये बैठक होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर किसी कारणवश साधारण विधेयक पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे, या प्रधानमंत्री करेंगे, या फिर लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या फिर डिप्टी स्पीकर करेंगे? तो अगर ऐसा होता है कि किसी कारणवश संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्या पूछा है? संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कम से कम कितने दिन? 60 या 90 या फिर 30 या फिर 120 दिन। अगर बिना सदन को सूचित किए कोई सदस्य है संसद का और वो किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है बिना सदन को सूचित किए, तो ये 60 दिन की एक अवधि टाइम फिक्स है। इसके बाद क्या होता है? उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त कर दी जाती है।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 बार। तो संसद की एक बैठक होती है वो 2 बार कम से कम होनी चाहिए। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? किस विधेयक में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? मतलब किस विधेयक में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विषय बहुमत से पारित होना आवश्यक है? धन विधेयक में, वित्त विधेयक में, या साधारण विधेयक में, या फिर संविधान संशोधन विधेयक में? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान संशोधन विधेयक में। इसमें क्या होता है, भारत के दोनों सदनों में से जब बहुमत होता है तभी इसमें जो संविधान में संशोधन है वो किया जाता है। और संशोधन ऐसा होना चाहिए कि जो संविधान की जो मूल संरचना है उसको बिना परिवर्तित किए हुए ये संविधान संशोधन होना चाहिए, तभी वो किया जाएगा।